स्टार्ट कर दिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। आज हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। मृदा के बारे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मृदा का अर्थ है मिट्टी से। मृदा का अर्थ है मिट्टी से, अंग्रेजी में बोलेंगे सॉइल। इसके बारे में सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट, बाहर से ऑफ कर देना। इसका अर्थ होता है मिट्टी यानी मृदा। अब मृदा का शाब्दिक अर्थ तो आपने देख लिया, लेकिन मृदा का निर्माण कैसे होता है इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मृदा का, तो आपने चट्टानों के बारे में सुना होगा। चट्टानों के बारे में आपने सुना होगा, और याद रखिएगा कि यही जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जब अपक्षय होता है, क्या होता है आप बोलेंगे, जब चट्टानों का अपक्षय होता है। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? चट्टानें पुरानी होती हैं, चट्टानें टूटती हैं, टूट फूट कर वो बारीक कणों में विभाजित, परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। तो अपक्षय का मतलब हो गया कि चट्टानों का एक तरीके से पुराने होकर टूट फूट जाना। तो यही चट्टानें भैया क्या होती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, और टूट फूट कर क्या करती हैं, बारीक कणों का निर्माण करती हैं, बारीक कणों में विभाजित हो जाती हैं। बारीक बारीक होता है ना, बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। और यही जो बारीक कण होते हैं भैया, बोला जाए तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मृदा। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि पूछा जाए मृदा क्या है, आप बोलोगे मृदा का अर्थ मिट्टी, हिंदी में से मिट्टी बोला जाएगा, ये भी हिंदी का ही वर्ड है मृदा, और अंग्रेजी में से सोइल कहा जाता है। चट्टानों के अपक्षय के पश्चात टूट फूट कर बारीक कणों में विभाजित हो जाने से या परिवर्तित हो जाने से मृदा का निर्माण होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भैया। मृदा के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि आपने ये बात समझ ली कि मृदा टूट फूट कर बारीक कणों में विभाजित हो जाती है, लेकिन इस मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, ध्यान से सुनना, इस मृदा के अंदर पोषक तत्व भी तो हैं जिनसे हमारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जब तो उनका ग्रो कैसे होते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, आप बोलोगे भैया ये होते हैं ह्यूमस। क्या होते हैं? ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ह्यूमस का संबंध हम बताएंगे भैया। ह्यूमस का अर्थ होता है जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ पेड़ पौधे हैं भाई, ध्यान से सुनना, कुछ पेड़ पौधे हो गए, या जीव जंतु जो मर जाते हैं। आपने देखा जीव और जंतु जो मर जाते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष होते हैं, जीव जंतुओं के मरने के बाद जो उनके अवशेष होते हैं, क्या ये अवशेष इसी मिट्टी में नहीं मिल जाते हैं? अवशेष बोला था ना, बॉडी एक तरीके से मरने के बाद, सड़ने गलने के बाद उसके अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, और यही मिट्टी में मिलने के बाद अवशेष जो होते हैं, इन्हीं को हम लोगों को ह्यूमस के नाम से जानते हैं। हमने क्या जानते हैं भैया इन्हीं को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। आगे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये ह्यूमस जो है, हम इसी को क्या बोलते हैं कि जैविक पदार्थ है। क्या है ये? जैविक पदार्थ। कहीं कहीं आपको इसी के लिए मिलेगा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक बोल सकते हैं हम लोग, कार्बनिक जो उसके अंदर प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ बोल रहे हैं, सॉरी, कार्बनिक तत्व जो पाए जाते हैं वो यही ह्यूमस है, यानी वही सड़े गले पेड़ पौधे और मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष को ही हम लोग ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो पूछा जाए मृदा क्या होता है, बोलोगे मृदा हिंदी भाषा मिट्टी और अंग्रेजी में सोइल कहते हैं। चट्टानों के अवक्षय से टूट फूट कर बारीक कणों में विभाजित हो जाने या रूपांतरित होने से ही मृदा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया होती है, लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि आज ही चट्टान टूट गई और आज ही मृदा बन गई। तो लाखों वर्षों का एक लंबा टाइम पीरियड इसके लिए लगता है। तो आप मृदा समझ गए, चट्टानों के अवक्षय से लाखों वर्षों के पश्चात टूट फूट कर बारीक कणों में रूपांतरित होना ही मृदा कहलाता है। मृदा की बात करें तो इसके अंदर पोषक तत्व के रूप में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस का शाब्दिक अर्थ ह्यूमस है। ह्यूमस का अर्थ क्या होता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो कि मृत अवस्था में उनके जो अवशेष होते हैं वह उसी में गल जाते हैं या सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई पूछ दे कि ह्यूमस की आवश्यकता बताओ मृदा में क्या है, आप बोलोगे कि जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के पोषक तत्व का जो संतुलन बनाया जाता है,
मृदा के पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए ह्यूमस आवश्यक होता है। ये ह्यूमस किसके लिए आवश्यक है? जो मृदा के अंदर पोषक तत्व हैं उनका संतुलन बनाए रखने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए ये सहायता प्रदान करता है कि इसमें पोषक तत्व बने रहें। आई होप मेरे भाई आपको इतनी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा भाई। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो क्लियर आ रही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं और इसके आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। डेस्टर है लेकिन डेस्टर से इतना क्लियर साफ नहीं होता है ये। चलिए अब मृदा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मृदा को के जो है कुछ कारक देख लेते हैं, कुछ कारक के बारे में। अब मृदा के अगर हम कुछ कारक की बात करते हैं, इसका मतलब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मृदा के प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग नंबर 1 पर अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं एक तो पैतृक सेल हो गया, पैतृक सेल हो गया। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो खनिज निर्माण, खनिज के द्वारा इनकी निर्माण प्रक्रिया के कारक एक हो सकता है कि खनिज निर्माण। और तीसरे नंबर पे हम इसी में बोल सकते हैं भैया आपका पैतृक सेल हो गया, खनिज निर्माण हो गया, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कार्बनिक तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मृदा को प्रभावित करती हैं, मतलब इफेक्ट डालती हैं। कैसे इफेक्ट डालती हैं, ध्यान से सुनना। पैतृक सेल का मतलब होता है वह चट्टान जिसके टूटने से या जिसके अपक्षय से मृदा तैयार होगी। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कारक आपका ये होता है कि वो जो पैतृक सेल है, जिस चट्टान के टूटने से मृदा बन रही है, उस चट्टान की प्रकृति क्या है। अगर वह चट्टान काले रंग की है तो काली मिट्टी बनेगी, लाल रंग की चट्टान टूटेगी तो लाल मिट्टी बनेगी। उपजाऊ पोषक तत्वों वाली कोई चट्टान टूटेगी जिसके चट्टान में कण जो होंगे वो कुछ उपजाऊ कण हैं, तो एक उपजाऊ मृदा बन के तैयार होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस चट्टान के अपक्षय से मृदा बनेगी उस चट्टान के गुण मृदा को प्रभावित करेंगे। मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, आपको एक ओरली समझा दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। दूसरे नंबर पे खनिज निर्माण क्या होता है कि जब खनिज बनते हैं चट्टानों में, खनिज का जब निर्माण होता है तो खनिज से उसके अवशेष टूट के अलग हो जाते हैं। जैसे खनिज का निर्माण होगा तो खनिज के अंदर जब अयस्क बनेगा तो अयस्क के हटाने के बाद खनिज में जो पार्ट बचेगा जिसे हम बोलते हैं मड, यानी जो एक तरीके से व्यर्थ होता है, अमलगम टाइप का बोलते हैं, जो वेस्ट वाला पार्ट है जो हमारे काम का नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, यही टूट फूट कर आखिरी में मृदा बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम कार्बनिक तत्व की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे, जिसको हम लोग भी ह्यूमस पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमस, यानी पेड़ पौधे हो गए और आपके जीव जंतु हो गए जो कि सड़ने के बाद उसके अवशेष मृदा में मिलेंगे, तो उनके अवशेष से भी मृदा जो है वो इफेक्टेड होगी, यानी मृदा जो है वो उपजाऊ हो सकती है, उसके पोषक तत्व जो है वो संतुलन बनाकर रख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो पैतृक सेल का मतलब क्या हुआ, जिस चट्टान से मृदा बनेगी उसके टूटने से, उसके अपक्षय से, ये एक फैक्टर है हमारा इफेक्टिंग फैक्टर। दूसरा हमारा खनिज निर्माण हो गया और तीसरा हमारा कार्बनिक तत्व हो गया। इतनी बात को आप नोट करें। तब तक मैं क्या करता हूँ भैया, पानी पी लेता हूँ, आप तब तक इतनी बात को समझें। इसको आपको ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, भैया और भी कुछ हो सकता है क्या? अगर हम इसके निर्माण कारक की बात करें, कुछ और भी हो सकता है। अब बोलोगे भैया चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो जलवायु भी हो सकता है। जलवायु, अच्छा, जलवायु से किस तरीके से प्रभावित करती है, इसके लिए मैं आपको जैसे आपने एक मिट्टी पढ़ी होगी, मृदा का एक टाइप होता है लैटेराइट। देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट में समझिएगा, मृदा का एक टाइप होता है लैटेराइट
और लेटेराइट सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये वहीं पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर जो मेरे भाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और जहाँ पे वर्षा जो है वो भी भारी मात्रा में होती है। तो जहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है और हाई टेम्परेचर होता है, उस जगह पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहने का मतलब क्या ये मिट्टी के ऊपर इस टेम्परेचर ने और इस वर्षा ने इफेक्ट डाला कि नहीं डाला? आप बोलोगे बिल्कुल डाला। तो हम समझ सकते हैं कि जलवायु में जैसे हम मान सकते हैं कि वहाँ की वायु, आर्द्रता, तापमान, ये सारे भी मिट्टी के इफेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई, हो सकते हैं ना? इफेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं मिट्टी के? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं भैया, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी ही क्या इसकी एक पहचान होगी कि टेम्परेचर हाई होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, उस जगह पर हमारी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो एक जलवायु भी इसका इफेक्टिंग फैक्टर हो गया। एक भैया और क्या हो सकता है? हम मान सकते हैं इसकी जो भू आकृति होती है, ध्यान से सुनिएगा, भू आकृति, भू आकृति भी मिट्टी पर इफेक्ट डालती है। कहीं पर पहाड़ ऊंचे स्थान पे हैं, कहीं पर पहाड़ नीचे स्थान पे हैं, तो इससे भी मिट्टी पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, भू आकृति भी हो गया। और भैया क्या हो सकता है? समय इसका एक फैक्टर हो सकता है। कुछ मिट्टियों के अपक्षय, कुछ पहाड़ों के अपक्षय में समय अधिक लग सकता है, कुछ के अपक्षय में समय कम लग सकता है, तो समय भी इसका एक इफेक्टिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये इसके भैया कुछ प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये उनमें से कुछ मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। भाई एक बार बता दो जरा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? जल्दी से बता देंगे तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ जाती है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आप बोलोगे अब हम बात करने वाले हैं मृदा के प्रकार के बारे में। सामान्यतः आप अगर मृदा के प्रकार ऐसे किसी से पूछेंगे तो आपको आई होप कि ऐसे कोई एकदम से बता दे कि 10 प्रकार की है, 15 प्रकार की है, 20 प्रकार की है, 4 प्रकार की, तो ये कोई पॉसिबल बात हमें नहीं लगती है। वैसे आप देखो तो मृदा के प्रकार अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हो सकता है 10 प्रकार की भी हो, 8 प्रकार की भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, इम्पॉर्टेंट रूप से देखें तो 6 से 7 प्रकार की मृदा हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। 6 से 7 प्रकार की। हर एक मृदा टाइप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें नंबर 1 पे, पहले नंबर पे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 1 पे सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल, इसे हम लोग बोलते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी। अच्छा, रेतीली मिट्टी से आप क्या समझ पा रहे हैं? रेतीली मिट्टी इसी को हम बोलते हैं बालुई मिट्टी। बलुई मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी। यानी ये वो मिट्टी होती है जो बालू वाली मिट्टी, बालू के तरह इसके कण हो, या फिर इसके रेतीली मिट्टी यानी रेत की तरीके के कण हो। इसी को हम लोग सैंडी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इस मिट्टी के जो कण होंगे। एक बात बताओ, किसी ने बालू देखी है क्या? आप बोलोगे बालू के कण तो एकदम बड़े बड़े से होते हैं, हम लोग ऐसे करके हाथ से टच करके देख सकते हैं, तो बालू के एक बड़े बड़े मोटे मोटे से कण होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसके कण जो होते हैं वो मात्रा में कैसे होते हैं? साइज में? मात्रा में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आकार में। इसके कण जो होते हैं वो आकार में भैया कैसे होते हैं? आप बोलोगे आकार में बड़े होते हैं। कण बड़े होते हैं इसलिए ये क्या नहीं कर सकती है? जल का अवरोधन नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनना, कण बड़े हैं इसलिए जल का अवरोध नहीं कर सकती है। कण बड़े हैं इसलिए इनके कणों के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। कणों के बीच अगर हम बात करें तो वायु की मात्रा भैया ज़्यादा होगी। वायु जो है वो ज़्यादा बीच में होगी, और अगर बीच में वायु ज़्यादा है तो हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि ये वाष्पीकरण अत्यधिक तेज़ी से कर सकती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है वो इसमें तेज होगी। चूँकि मिट्टी मेरे भाई बालुई है तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं, सैंडी मिट्टी है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाएगी। गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। और भैया क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि अगर ये इन स्थानों पे पाई जाती है और रेतीली मिट्टी है तो ये जल का अवरोधन करेगी नहीं, इसलिए ये उपजाऊ भी नहीं होगी, अनुपजाऊ मिट्टी मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? अनुपजाऊ मिट्टी। कुछ चीज़ों की खेती तो इसमें हो सकती है, जिसमें से हम मान लें कि एक तो ये बालुई मिट्टी है रेतीली, तो इसमें ज्वार की खेती हो सकती है। ज्वार की,
आप बोलेंगे भैया इसमें बाजरा की खेती हो सकती है, इसमें कपास की खेती इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो कि कपास की खेती हो सकती है और तंबाकू की खेती हो सकती है, तंबाकू की खेती हो सकती है। एक बार देख लीजिएगा कुछ बचा है क्या इसमें और बताने के लिए। आपसे बोला जाएगा सैंडी सॉइल के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बोलेंगे रेतीली मिट्टी या बालुई मिट्टी भी इसे कहा जाएगा। इसके कण आकार में बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये जल का अवरोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच से कणों के बीच से वाटर फ्लो निकल जाएगा तो रुकेगा नहीं इससे पानी। इससे जल रुक तो नहीं सकता है, पर कणों के बीच में वायु अत्यधिक मात्रा में होने के कारण ये जल का वाष्पीकरण प्रक्रिया को थोड़ा सा तेजी स्पीड से कर सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी और ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है, इसका उपजाऊ मिट्टी से नहीं बोल सकते हैं। ज्वार, बाजरा, कपास और तंबाकू की खेती में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भैया इसके बाद देखिए अगर कुछ बचता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया इससे जो पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ तक इसके बारे में सब कुछ ही कर लिया है भैया, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको फैक्टर्स में पढ़ने हैं। हाँ, आप इसे लिखेंगे कैसे वो सुन लीजिएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लाइन वाइज लिखना। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि सैंडी सॉइल, हेडिंग होगी सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी या बालुई मिट्टी, ये हेडिंग होगी, ठीक है। फिर आपको एक सिंपल सा एरो लगाना है जिसके आगे आप आंसर लिखने वाले हैं। आप लिखेंगे कि इस मिट्टी में कण जो होते हैं वो आकार में बड़े बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये जल अवरोध करने में समर्थ नहीं है। इसके कणों के बीच में वायु की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि इसके कण बड़े बड़े हैं तो कण दूर दूर भी होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो इनके बीच में वायु की मात्रा अत्यधिक होगी। वायु की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये जल का वाष्पीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक तेजी से करती है। यह मिट्टी गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें ज्वार, बाजरा, कपास और तंबाकू की खेती जो है वो की जाती है। यहाँ तक की बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 2 पे। किसकी बात करेंगे, नंबर 2 की। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्ले सॉइल के बारे में। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल का मतलब क्या होता है, चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी। अब चूंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि क्ले सॉइल जो चिकनी मिट्टी आती है ये जल की अत्यधिक जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। जल या नमी को अत्यधिक अवशोषित करती है, नमी को अवशोषित करने की इसमें क्षमता भैया जो है वो ज़्यादा होती है। अगले नंबर पे ज़रा ध्यान से सुनना। फिर भैया हम क्या देख सकते हैं कि इसके कण जो हैं वो अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, कण जो हैं वो अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो हम क्या बता सकते हैं कि इसके कण जो हैं वो अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं। जल का अवशोषण या नमी का अवशोषण अधिक करती है। चिकनी मिट्टी आपने कभी देखी होगी, जो क्ले होती है उसे हम लोग हाथ में ऐसे रखेंगे, स्लिपी होती है, तो ये फिसलन युक्त मिट्टी होती है। आप ये लाइन बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है। कण अत्यधिक छोटे छोटे हैं, इसलिए इनके कणों के मध्य में वायु अत्यधिक कम मात्रा में होगी, ना के बराबर। और अगर वायु नहीं होगी बीच में, वायु कणों के मध्य में कम होगी, कणों के मध्य अत्यधिक कम मात्रा में होगी। और जब वायु अत्यधिक कम मात्रा में होगी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तुरंत जलेगी कि ये जल को अवरोध कर पाएगी। जल को क्या कर पाएगी, जल को अवरोध करने में समर्थ होगी कि नहीं होगी, बता दो जल्दी से एक बार। करने में समर्थ होगी। समर्थ होने का मतलब है जल को अवरोध कर पाएगी। मतलब अगर कहीं फ्लो से जल बह रहा है और हमने वहाँ पर चिकनी मिट्टी लगा दी तो जल को रोक पाएगी। मेड़ ऐसे बना दी, एक तरीके से क्या बोलते हैं, चकबंदी में आपने देखा चक टाइप के ऐसे बना देते हैं, तो पानी भरने के लिए वहाँ पे मेड़ बना सकते हैं साइड में, तो उसमें ये वर्क करेगी। वायु के कण बीच में वायु कम होंगे क्योंकि कण जो है अत्यधिक पास पास है, तो कणों के बीच में वायु कम होगी। कण अत्यधिक छोटे छोटे होने के कारण इनके मध्य का स्थान भी कम होगा। जैसे आपने ठोस द्रव गैस में पढ़ा, ठोस में क्या होता है कि बीच का स्थान कम, द्रव में थोड़ा सा, द्रव्य में ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे अत्यधिक अंतराणविक बीच में स्थान होता है, तो उनका अंतराणविक बल भी काम करता है, वो एक अलग का फैक्टर है। लेकिन आपको यहाँ पे जो समझना है, जल या नमी को अवशोषित करेगी, कण अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, वायु कणों के मध्य में कम होती है और जल को अवरोध करने में समर्थ होती है। वीडियो चल रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बीच में? तो आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। बताइए इस बात को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
सही चल रहा? अरे ठीक है, ठीक फैक्टर चल रहा। चलो अब हम लोग आगे भैया अपने तीसरे नंबर पे, किस पे आ जाएंगे? तीसरे प्रकार की मिट्टी पे। तीसरे प्रकार की मिट्टी होती है लोमी सोल। लोमी सोल किस तरीके की मिट्टी होती है? आपने हिंदी में नाम सुन रखा होगा, बड़ी ही फेमस मिट्टी है दोमट मिट्टी। कितने लोग हैं जिन्होंने इस मिट्टी का नाम सुन रखा है? ये बड़ी ही उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है, मतलब एक तरीके से फर्टाइल होती है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है नंबर एक पर, तो ये कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। कृषि के लिए उपजाऊ है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि ये मिट्टी जो होती है, अब ये मिट्टी ऐसी नहीं कि आपको डायरेक्ट कहीं मिल जाती है, ये मिट्टी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बनती है। देखना जरा, चिकनी मिट्टी, इसके साथ में बालू, यानी जो बालुई मिट्टी थी वो वाली, और इसी के साथ में सिल्ट। सिल्ट को हम बोलते हैं गाद। ये तीन तरीकों की मिट्टी जब एक साथ में, इन तीन तरीकों की मिट्टी के कण जब आपस में एक संतुलित अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं, जब ये तीन प्रकार के कण एक संतुलित अनुपात में मिश्रित किए जाएंगे, संतुलित अनुपात में, संतुलित रूप से मिश्रण होता है इनका, ये बोल सकते हैं हम, एक संतुलित मिश्रण होता है इनका, तो हम बोलते हैं कि वो मिट्टी जो है वो किस तरीके की मिट्टी है? दोमट मिट्टी है। कैसी मिट्टी है भैया? दोमट मिट्टी है। बड़ा ध्यान से सुनना, दोमट मिट्टी जो होती है ये हम तीन फैक्टर में पढ़ते हैं। कितने फैक्टर में? तीन फैक्टर में। कभी कभी हम बोलते हैं कि बालू दोमट, क्या बोलते हैं? बालू दोमट या बालुई दोमट मिट्टी। कभी हम बोलते हैं चिकनी दोमट मिट्टी, और कभी हम बोलते हैं गाद दोमट मिट्टी या सिल्ट दोमट मिट्टी। गाद या सिल्ट दोमट मिट्टी। तो भैया इनका अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनना, अगर ये तीन प्रकार की मिट्टियां जो मिलकर के दोमट मिट्टी बना रही हैं, तीन प्रकार की मिट्टी मिलकर दोमट मिट्टी बना रही हैं, मैंने कहा इनके हम क्या कर देते, जैसे हम एक के लिए आपको बता रहे हैं कि बालू दोमट मिट्टी है, तो बालू दोमट मिट्टी को हम रेतीली दोमट मिट्टी या बालुई दोमट मिट्टी भी बोलेंगे। बालुई दोमट मिट्टी, तो आप बोलोगे हमने तीन मिट्टियां मिलाई, चिकनी मिट्टी, बालू और सिल्ट। अगर ये अनुपात कुछ इस तरीके से हो जाए कि जो बालू है वो सबसे ज़्यादा हो, फिर हल्की सी चिकनी डाल दें और हल्की सी दोमट डाल दें, सॉरी हल्की सी सिल्ट डाल दें, तो ये मिट्टी जो तैयार होगी, तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या है? बालू। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? बालुई दोमट मिट्टी। अगर मैंने कहा यही फैक्टर चिकनी मिट्टी अधिक कर दी जाए, चिकनी मिट्टी ज़्यादा कर दी जाए, बालुई मिट्टी कम कर दी जाए, और जो है सिल्ट कम मात्रा में रखी जाए, तो ये हो जाएगी चिकनी दोमट मिट्टी। और फिर अगर सिल्ट को सबसे आगे रख दिया जाए और उसके बाद बालुई मिट्टी और उसके बाद चिकनी मिट्टी को फैक्टर में रखा जाए, तो आप बोलोगे भैया इस कंडीशन पर ये बोली जाएगी सिल्ट दोमट मिट्टी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लोमी सोइल को हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी। कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी और सिल्ट के मिलने से ये बनती है, संतुलित रूप से इनका मिश्रण होता है। तीन फैक्टर्स में हमने पढ़ते हैं, एक तो बालुई दोमट मिट्टी पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर हमने कहा चिकनी दोमट मिट्टी पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर सिल्ट दोमट मिट्टी पढ़ते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लास बीच में डिस्टर्ब हो रही है क्या? साफ दिखाई पड़ रहा है आपको? चीज़ें एकदम क्लियर आ रही हैं? सही आ रही हैं? क्लास आ रही है बीच में साफ? मैं बीच बीच में आप लोगों से इसीलिए पूछता रहता हूँ, मैं खुद ही आकर के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। हमने कहा अब हम लोग किस तरीके की मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं? आप बोलोगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथे तरीके की मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं एलोवियल मिट्टी, एलोवियल सोइल। एलोवियल सोइल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, ये भी एक तरीके की उपजाऊ मिट्टी होती है, ध्यान से सुनना। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या चीज़? वॉइस प्रॉब्लम?
आ रही होगी, देखो जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं भैया ध्यान से सुनना, जलोढ़ मिट्टी समझ में आ रही है, जल के द्वारा ओढ़ कर आई हुई मिट्टी, जल के द्वारा ओढ़ कर लुढ़क कर आई हुई मिट्टी में जलोढ़ में लुढ़क कर आना ऐसे बोला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा बह कर आती है, नदियों के साथ बहाव में जो मिट्टी आती है उसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। बड़ी ही उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है भैया, ये मिट्टी उपजाऊ होती है। कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी का फैक्टर है। नदियों के साथ बहाव में आने वाली मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ध्यान से जरा सुनना इसमें मेरे भाई एक बात को, कि जलोढ़ मिट्टी हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप बोलेंगे जैसे जल कहाँ कहाँ आता है, जल आने से एक तो डेल्टा निर्माण होता है नदियों में, तो ये डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे डेल्टा होता है उनमें। और दूसरे नंबर पे जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, तो ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बाढ़ के मैदानों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, डेल्टा में के क्षेत्र में और बाढ़ के मैदानों वाले क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। बाकी हम इसमें अगर देखें तो ये आपकी जो है, इसमें आप दो तरीके की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जल नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो है, देखना ज़रा ध्यान से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी बोल रहे हैं। तो एक तो दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो होता है कि हर साल नदियों द्वारा लाई जा रही है, हर साल एवरी ईयर लाई जा रही है, और एक है जो पुरानी हो गई, मतलब कई साल पुरानी हो जाने वाली मिट्टी, वो भी इकट्ठा है कहीं पे, पुरानी मिट्टी कहीं पे इकट्ठा है, जल के द्वारा लाई गई। तो ये दो तरीके की मिट्टी हो गई। एक मिट्टी तो हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आ गई या फिर हर साल एक डेल्टा बन गया, कुछ ऐसे नदी से आ गई मिट्टी बह के, तो एक तो ये नई वाली मिट्टी हो गई, नई, ये वाली अत्यधिक उपजाऊ होगी, ये वाली अत्यधिक उपजाऊ होती है। और जो मिट्टी मेरे भाई पुरानी मिट्टी होती है, जो पहले के कई सालों से एक जगह पे जमा है और बाढ़ के द्वारा इकट्ठा हुई थी या फिर डेल्टा के द्वारा इकट्ठा हुई थी, इस मिट्टी को हम ये समझ लेते हैं कि ये उपजाऊ है, अनुपजाऊ नहीं बोलेंगे, पर ये कम उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। अब ध्यान से सुनना, जो हर साल नई मिट्टी बाढ़ के द्वारा लाई जाती है, इसे बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है, खादर। और भैया जो मिट्टी हमारी पुरानी बाढ़ के द्वारा आई या फिर नदी के द्वारा आकर के डेल्टा द्वारा इकट्ठा होती है, पुरानी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलोगे उसे हम बोलते हैं बांगर। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि व्हाट इज खादर एंड व्हाट इज बांगर। आपको समझ में आ गया, एलुवियल सोल का मतलब जलोढ़ मिट्टी से संबंध है। नदियों के साथ बहाव में आई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियों के किनारे डेल्टा वाले पार्ट में या बाढ़ के मैदानों में इसे पाया जाता है। दो तरीके की ये होती है, खादर और बांगर। खादर हर साल नई मिट्टी आएगी और बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी होती है, पुराने समय से मिट्टी आई होती है। बात समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब इसे बिगाड़ दें भैया। चार तरीके की मिट्टी हम लोगों ने पढ़ ली है। कितने तरीके की पढ़ ली? चार तरीकों की। एक मिट्टी पांचवें तरीके पे हम लोग पढ़ेंगे भैया। पांचवें तरीके की मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे। पांचवें तरीके की मिट्टी हम लोग पढ़ लेते हैं भैया। कौन सी? आप बोलोगे ब्लैक साल्ट, सॉरी ब्लैक सॉल्ट, मैं काला नमक बता रहा हूँ आपको। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब क्या होगी? काली मिट्टी। बड़ी प्यारी मिट्टी है ये भी भैया, काली मिट्टी। अब आप बताओ, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताई थी कि जो पैतृक सेल होते हैं वो मिट्टी के कलर को प्रभावित कर सकते हैं। काला पत्थर आप तोड़ोगे, काले पत्थर से जो मिट्टी बनेगी वो काली मिट्टी ही बनेगी, आपको इतनी बात पता है। और काले पत्थर के नाम पे आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, बैसाल्ट चट्टानें। तो हम बोलेंगे कि बैसाल्ट चट्टानें जो हैं, उन चट्टानों के टूटने से, बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से या उनके अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आप बोलोगे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बैसाल्ट चट्टानों के या फिर अग्नेय शैलों के टूटने से लाल मिट्टी का भी निर्माण होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अब अच्छा, इनका कलर ब्लैक होता है। कैसा कलर है? ब्लैक। आयरन ऑक्साइड होता है इसमें। क्या होता है भैया? आप बोलोगे इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका रंग जो ब्लैक होता है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। और भैया क्या बोल सकते हैं? ज्वालामुखी के द्वारा जो नीचे से सेल निकली, उनके टूटने से भी किसका निर्माण हो रहा? काली मिट्टी का। तो हम बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी द्वारा इनका निर्माण भी बोला जा सकता है कि ज्वालामुखी के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकल रही हैं, मैग्मा निकल रहा है, सूख जा रहा है। ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, ज्वालामुखी के उद्गम से एक मैग्मा निकल के आया और मैंने कहा इस मैग्मा को ठंडा कर लिया। क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। इसे ठंडा करने के बाद जब ये अपक्षय होगा तो ये मैग्मा क्या बनाएगा? ये मैग्मा ठंडा होने के बाद बोला जाता है अग्नेय सेल।
क्या बोला जाता है? आप बोलोगे इसे बोलते हैं आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। और ये आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टान जो है, इनके अपक्षय से काली मिट्टी या लाल मिट्टी, मैं दोनों को एक साथ समझ रहा हूँ कि काली मिट्टी या लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, ज्वालामुखी के द्वारा भी इनका निर्माण बोला जा सकता है। और भैया क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है तो काली मिट्टी के अंदर एक पावर होगी नमी को एब्जॉर्ब करने की पावर। तो हम बोल सकते हैं कि नमी को लंबे समय तक अवशोषित कर सकती है, नमी को लंबे समय तक क्या कर सकती है? अवशोषण कर सकती है या अवशोषित कर सकती है। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि ब्लैक सॉल्ट जो है, ब्लैक सॉइल, सॉरी मैं बार बार साल्ट बोल रहा हूँ, ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से अपक्षय से बनती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण बोला जा सकता है, इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, अब मैंने इसमें आपको जैसे ये नहीं बताया कि ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी भी उपजाऊ तो नहीं बोल सकते हैं इसे, पर इसे पूर्ण रूप से अनुपजाऊ भी नहीं बोल सकते हैं। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए ये एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कि कपास की खेती के लिए मिट्टी जो है वो उपजाऊ है। भैया यहाँ तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? जल्दी से एक बार बता देंगे, जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ जाती है। अब मैंने कहा ये हो गई हमारी ब्लैक सॉइल। मैंने आपको भी एक चीज़ बताई कि ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही चेंजमेंट हमें इसमें देखना होता है। और एक ज़रा सा फैक्टर देखना है। नंबर 6 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड सॉइल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नंबर 6 पर हम पढ़ने वाले हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल का मतलब होता है लाल मिट्टी। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? लाल मिट्टी के बारे में। अच्छा, लाल मिट्टी के बारे में क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनना। लाल मिट्टी का अगर हम बात करें तो इसका हमारे जो आग्नेय शैल होती हैं, आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से ये मिट्टी बनेगी। आग्नेय चट्टानें किन्हें कहा जाता है? मैंने आपको बताया जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी में, उस मैग्मा के ठंडे होने पर जो चट्टानें बनती हैं, उसके ठंडे होने पर जो चट्टानें बनती हैं वो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। या फिर हम इसी के साथ में बोल सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टान, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेनाइट। इनके अपक्षय से भी क्या बनती है? रेड मिट्टी बनती है। इनमें भी क्या होता है? आप बोलोगे इनके अंदर भी भैया आयरन ऑक्साइड होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है बाकी चीज़ें। और ये याद रखना कि जितना अधिक आयरन ऑक्साइड उतना ही गहरा लाल रंग, जितना अधिक आयरन ऑक्साइड होगा उतना ही गहरा लाल रंग होगा मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है। तो रेड सॉइल में आपको इतनी चीज़ें देखनी कि लाल मिट्टी है, आग्नेय शैलों में मैग्मा जो होता है, मैग्मा मतलब आपको ये सिर्फ समझाया कि आग्नेय शैल क्या होता है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से लाल मिट्टी बनेगी, आपको इतना याद रखना। बेसाल्ट या ग्रेनाइट के अपक्षय से भी लाल मिट्टी बनेगी। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जितना अधिक आयरन ऑक्साइड होता है उतना ही गहरा लाल रंग होता है मेरे भैया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार जल्दी से बता देंगे, एक बार जल्दी से इसको बता देंगे, ठीक है। बाकी इसमें भी उपजाऊ अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि ये भी हमारी जो है कपास के लिए उपजाऊ हो सकती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 7। भैया नंबर 7 पे हम किस मिट्टी के बारे में पढ़ें, ज़रा बता दीजिए एक बार। नंबर 7 में हम किस मिट्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? आप बोलोगे भैया नंबर 7 में हम लोग पढ़ सकते हैं लैटेराइट के बारे में। किसके बारे में? लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल का मतलब क्या हो गया? लैटेराइट सॉइल को हम लैटेराइट सॉइल ही बोलते हैं। लैटेराइट मृदा या मिट्टी, ठीक है, मृदा लिख देते हैं इस बार। अच्छा, लैटेराइट मृदा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब ऐसे स्थानों पर जहाँ पर तापमान अधिक हो, जिन स्थानों पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक और भारी वर्षा होती है, अत्यधिक तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के बारे में मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि अत्यधिक तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही लैटेराइट मिट्टी को पाया जाता है। बाकी और आप इसमें क्या लिख सकते हो भाई? और आप इसमें लैटेराइट मिट्टी में क्या ही लिखोगे? इसमें यह लिख सकते हो जैसे इसमें क्या अधिकता होती है, जैसे उसमें आयरन ऑक्साइड होती थी, आयरन ऑक्साइड होती थी। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, आयरन और एल्यूमिनियम की
अधिकता होती है। ये एक पॉइंट और इसका समझ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेटेराइट मिट्टी मैंने आपको बता दिया कि तापमान अधिक होगा और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाएगी। क्लास चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बीच में आ रही है, आप एक बार देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो लेटेराइट मिट्टी क्या है? जब तापमान अधिक और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। और भैया इसमें कुछ बता सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से इसमें इससे ज़्यादा कुछ, देखो इसमें एक लाइन और ये बढ़ा सकते हो, जैसे उपजाऊ के लिए पूछा जाए तो आप एक बात बताओ, अगर किसी क्षेत्र पर भारी वर्षा हो रही है, ध्यान से सुनो, भारी वर्षा, मैंने कहा ये लेटेराइट मिट्टी है और इस पर भारी वर्षा हो गई, तो इसकी ऊपरी सतह से जो पोषक तत्व हैं उन्हें तो ये जल जो है घुल करके बहा ले जाएगा। तो ये जो मिट्टी बचेगी ये कैसी बचेगी? अनुपजाऊ मिट्टी बचेगी। तो ये उपजाऊ नहीं है, कम उपजाऊ होगी। कैसी होगी? कम उपजाऊ या अनुपजाऊ बोल सकते हैं इसे सीधे सीधे, कि उपजाऊ नहीं है मेरे भाई, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया बात समझ में आ गई, लेटेराइट का काम खत्म हो गया। लेटेराइट का काम मेरे भाई जो है वो खत्म हो गया। क्या कुछ और बताएंगे भैया इसके बाद? इसके बाद किसी मिट्टी के बारे में ऐसा बताओ कि जो कुछ बची हो। मैंने आपको बताया 6 से 7 इंपॉर्टेंट टाइप थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर आप लोग चाहो तो एक टाइप इसका और हम लोग देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं माउंटेन सॉइल के बारे में। माउंटेन सॉइल जिसे बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी, ये हमारी हो गई जो है 7वां नंबर होगा, इसे हम बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हिमालय पर्वत को ही मान लो, हिमालय या कोई भी अन्य पर्वत। तो हिमालय या कोई भी अन्य पर्वत जो है वो इन्हीं पर्वत और हिमालयों के ही अपक्षय से बनेगी। इन्हीं की अपक्षय प्रक्रिया से ये मिट्टी का निर्माण होगा कि नहीं होगा भैया? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर हम बोल सकते हैं कि इनके कण कैसे होंगे? आप बोलोगे इनके कण थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि किससे बन रही है? पर्वतीय भाग से बन रही है। तो कंकड़ी टाइप की मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है? कंकड़ी मिट्टी होती है, तो ये इसके कण बड़े होते हैं। तीसरे नंबर पे हम बोलेंगे कि ये मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है भाई? आप बोलोगे अनुपजाऊ मिट्टी होती है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको पता है उस पर्वतीय इलाके में पेड़ पौधे, हिमालय में मालूम पेड़ पौधे तो पाए जाएंगे लेकिन जीव जंतु इतना ऊंचाई तक नहीं चढ़ के जाएंगे, तो वहाँ पर जीव जंतु नहीं मरेंगे। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की यहाँ पर क्या होती है? कमी होती है। और अगर इनकी कमी होगी तो आपको पता है कि पोषक तत्वों का बैलेंस बिगड़ेगा, यानी पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी मृदा में। और जब मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो यही फैक्टर होता है कि मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पर्वतीय मिट्टी का आपका पूरा फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि हिमालय या पर्वतीय भाग में जो पाए जाने वाले उन्हीं पर्वतों के अपक्षय से पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होगा और इसमें जो कण होंगे वो बड़े होंगे, अनुपजाऊ मिट्टी होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे इनमें तत्व नहीं पाए जाएंगे। पथरीली या कथरीली मिट्टी होगी ये कंकड़ी टाइप की, और ये मिट्टी जो है मेरे भाई से पोषक तत्व नहीं होंगे, तो इसलिए इसके पोषक तत्व ना होने की वजह से, पोषक तत्व की कमी से ये अनुपजाऊ हो जाएगी। तो आई होप मेरे भाई आपको मिट्टी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बचा है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो आप लोग अगर चाहें मैं ना भी बताऊं तब भी आप कर सकते हैं, वो है मिट्टी का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है। आप बोलोगे भाई मिट्टी का अगर उपयोग की बात करोगे, किसकी बात करने वाले हैं? मिट्टी के उपयोग की। आपके दिमाग में कई सारे फैक्टर आएंगे कि भैया कई जगहों पे करते हैं। एक तो हम करते हैं बर्तन निर्माण में, बर्तन निर्माण नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। दूसरे हम देखते हैं कि खिलौने आदि के निर्माण में करे जाते हैं, खिलौने आदि का निर्माण किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम कृषि के लिए करते हैं। चौथे नंबर पे हम नर्सरी वगैरह में मिट्टी के प्रयोग बहुत किया जाता है। नर्सरी क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र आपके खेती से संबंधित हो गया। और भैया आप क्या बता सकते हैं मिट्टी में, बताओ जरा। और आप मिट्टी से क्या बता सकते हो? मिट्टी से आज हम क्या करते हैं? भवन निर्माण में भी इसका काम होता है। भवन निर्माण जो लोग नहीं समझ पाए ध्यान से सुनिएगा। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के भवन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो डायरेक्ट मिट्टी के ही भवन होते हैं, मगर अब जो है
काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं जगह सारी पे, जितने भी मिट्टी की जगह थी वो सारे अब मैक्सिमम जो है वहाँ दीवारें पक्की होने लगी। तो एक नाम तुमने सुना है ईंट, जिससे हम पक्की दीवारें बनाते हैं। और ये ईंट किससे बनती है? ईंट इनडायरेक्टली मेरे भाई हम बोलेंगे कि मृदा का ही तो पका हुआ रूप है ईंट। तो मृदा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? आप बोलोगे भवन निर्माण में, नर्सरी में, कृषि में, खिलौने निर्माण में, बर्तन निर्माण में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लोग मृदा का उपयोग करते हैं। तो मेरे भाई आई होप आपको यहाँ तक मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूँ कि कांच बनाने में, आप बोलोगे यहाँ पे रेत का प्रयोग आपने सुना होगा कि रेत से कांच बनती है, ऐसा सुना है ना तुमने कभी? बालू या रेत, तो बालुई मिट्टी भी तो एक मिट्टी का ही प्रकार है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ये सारी बातें जब आप शेयर करेंगे। नया चैनल है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, बाकी मेहनत आपके साथ करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।